assignment 10 marks, and then we will have midterm marking criteria 30 marks as in all subjects, and for final term we will have 50 marks. Midterm and final both will consist of assignment and quizzes. If you have done good quizzes and good assignment, definitely your paper will also be. So now we discuss course outline, rough course outline. I'm not showing you a proper course outline, just tell you some topics of this course, like history of subcontinent, ideology of Islam, ideology of Pakistan. We also discuss the culture of Pakistan and the reasons of separation of India and Pakistan, why we will build Pakistan. These all are the topics of the Pakistan studies और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान दोनों जो हैं टॉप सब्जेक्ट्स कहने हैं या ये जो टाइटल्स हैं इनके ये सारे कंटेंट्स हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता, कभी हम इतनी डिटेल में गए नहीं, या फिर जब हम पढ़ते थे 9 मैट्रिक के अंदर पाकिस्तान स्टडीज तो उसके अंदर हमने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ा ना 1857 की जंग आज़ादी, तो यहाँ पे भी वही चीजें द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। We will discuss that what are the reasons of this war and who will be the winner. Sorry, who was the winner of this independence? Okay, so we start from the War of Independence 1857. In this lecture, we will discuss the history of subcontinent from 1857 to 1947. वो कौन कौन से मराहल थे जिनको तय करके जो है पाकिस्तान वजूद में आया। ठीक है, कह लेंगे पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस या मुसलमानों को जो मिली वो कैसे मिली, और मुसलमानों ने ये सोचना कब शुरू किया कि उनको आज़ादी की जरूरत भी है, वरना वो तो एक गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। उनको क्या जरूरत ऐसी लगी, या फिर किसने उनको बेदार किया कि उनको भी एक अलग मुल्क होना चाहिए, या उनके भी कुछ राइट्स हैं जो कि उनको यहाँ पे साथ में रहते हुए नहीं मिल रहा है। तो उनको अपने राइट्स के लिए खुद आगे बढ़ना है, खुद लड़ना है और अपने लिए जद्दोजहद करनी है। इन सारी चीजों की वजह से ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। अच्छा जी, 1857 वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश फॉट बाय मुस्लिम्स एंड हिंदूज टुगेदर। 1857 जो जंग आजादी है उसके अंदर क्या था कि मुसलमान और हिंदू ये दोनों एक थे, और ये किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के ऊपर काबिज थे, और किस तरह से थे कि वो इंडिया आते थे तिजारत के लिए, ट्रेड करने के लिए इंडिया आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ के रूल्स और सब चीज़ों पे अपनी सब चीज़ों में मतलब वो आगे आ गए, समझ लें सरकारी आर्मी में भी, गवर्नमेंट की जॉब्स में भी, जो जितनी भी ऑफिशियल ऐसी पोस्ट थी, ऐसी पोस्ट जो डिसीजन लेने वाली है, जो कि आइन बनाने वाली है, कॉन्स्टिट्यूट बनाने वाली है, उन सब जगह किसकी पोस्टिंग हो गई, ब्रिटिश की। इस तरह से इंडिया जो है वो किसके हवाले होता गया, ब्रिटिश के हवाले होता गया। अब जब ब्रिटिश के हवाले हो गया तो ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज्यादा हर चीज के अंदर अपनी चलाना, ठीक है, और दूसरों की ना मानना, या इंडियंस और जो नॉन मुस्लिम्स हैं या फिर मुस्लिम्स हैं लेकिन वो ब्रिटिश के नहीं है तो उनके साथ जो है ज्यादती करना, उनको अपना गुलाम बना के रखना, उनके राइट्स उनको नहीं देना, उनकी जो इवेंट्स हैं वो सही से सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, और जो कुछ आदि जैसे इस्लाम के अंदर कुछ हदें, उसको पर्दे की शराइत हैं और दीगर शराइतें हैं तो वो उसको नहीं फॉलो करने देते थे। ठीक है, और इस तरह से इंडियंस हैं, इंडियंस के या नॉन मुस्लिम कह लें या हिंदूज कह लें, उनके जो अपने मजहबी रसूमात हैं उनको अदा करने के अंदर परेशानी होती थी। मुसलमान अपनी मस्जिद में जो है आसानी नहीं जा सकते थे, या वहाँ अपनी जो मजहबी रसूमात है उनको बाकायदगी से या आसानी से या खुशी से नहीं मना सकते थे। ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश के लिए मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों के दिलों में नफरत पैदा हो गई, और उन्होंने ये सोचा कि हम अपना, असल में तो ये मुल्क किसका था, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान दोनों का ही था, लेकिन जब उन्होंने आपस में इत्तेफाक नहीं रखा और ये कह लें कि बाहर से आने वाले किसी भी तरीके से वो इंटर हुए इसके अंदर,
लेकिन जो उनकी नीयत थी उसको नहीं समझ सके और उनको अपना मुल्क देते गए, रूल्स देते गए, रूलर बनाते गए उनको, उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते गए। तो इस तरीके से मुल्क जो है गुलामी में आ गया। अब निकलना था इससे बाहर। अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे वो तो एक बात की बात है, पहले हम इसकी सारी रीजन जो कि मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई है उनके पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। अच्छा, मैंने तो सिर्फ हेडिंग डिस्कस की है, लेकिन आपको अपने पास जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं वो कैसे करने हैं, ये सब चीजें लिखनी है। कि रूलर्स जो थे वो ब्रिटिश क्यों थे, सोशल एंड रिलीजियस क्या इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मुसलमानों को फील हुआ कि दे शुड बी सेपरेट। सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज मैंने आपको यही बताए। अब क्या था कि मुसलमान और हिंदू जो है साथ खाना नहीं खाते थे, लेकिन यहाँ पे अगर वो किसी ऑफिस में है, आर्मी में है, या कहीं भी है जहाँ ये लोग ज्वाइंट जॉब कर रहे हैं, तो साथ उन लोगों का खाना पीना, उसके अंदर हलाल और हराम की कोई कैद नहीं रखी जाती थी। ये जो ऐसी चीज पकी थी कि मुसलमानों के लिए, हमारे लिए कोई गोश्त हराम है, हम नहीं खाते तो वो खा रहे हैं। इस तरह हिंदूज हैं, वो लोग जो है गाय का गोश्त नहीं खाते, तो भी ऐसी चीज बन गई कि वो उनको खानी पड़ रही है। तो उनके जो मोराल थे ना, उनके रिलीजियस मोराल, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। फिर सर ईद का इवेंट है, अब जैसे हमारे यहाँ, अब हम एक अलग कंट्री में रहते हैं, ईद के इवेंट को ईद की तरह मनाया जाएगा। मनाया जाता है कि ऑफिस में जा रहे लोगों की छुट्टी होती है और लोग अपनी फैमिली के साथ आना जाना करते हैं, जिनको अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि उनको ईद उल फितर या रमजान इसके लिए कोई रिलैक्सेशन दी जाए। जैसे काम पे करते थे उनको वैसे ही काम करना है, जैसे वो गुलामी में थे उनको वैसी ही गुलामी में जिंदगी गुजारनी है। उनके लिए कोई स्पेशल इन दिनों के लिए कोई आज़ादी नहीं थी। रूलर्स आर ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिश रूलर्स बनते गए तो वो कॉन्स्टिट्यूट भी इसी तरह के लाते गए, आइन भी इसी तरह के बनाते गए जो कि उनके हक में था और मुसलमानों हिंदूज के अगेंस्ट था। नो राइट्स फॉर मुस्लिम हिंदू एंड सिख। अब चाहे सिख हो, वहाँ पे माइनॉरिटी में सिख भी मौजूद थे, सिख के हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो उनके कोई भी हकूक नहीं दिए जा रहे थे, ना उनको पार्लियामेंट के अंदर जगह दी जा रही थी कि वो भी अपना हक राय रही इस्तेमाल करें या वहाँ पे जो है अपनी सहूलियत इख्तियार करें। तो वो उनके राइट्स के लिए, अब पार्लियामेंट के अंदर ना मुसलमानों का कोई मेंबर होगा, ना हिंदूज का होगा, ना ही सिख का होगा, तो वो अपनी जो कौम है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, या उसका कोई सवाल है गवर्नमेंट से तो उसको कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो वो सुनना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो इन लोगों को आगे आने भी नहीं देते थे कि अगर ये लोग आगे आ गए तो अपने लोगों की तरक्की के लिए या उनके राइट्स के लिए बात करें। और ये इनको वो राइट्स देने नहीं थे क्योंकि ये मुसलमानों को, हिंदुओं और सिखों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे। हाई रैंक ऑफिसर्स इन आर्मी एंड मिलिट्री, जैसे कि मैंने क्लियर किया पहले भी के जितनी भी ऑफिशियल जॉब थी वो किसने ले ली थी, या जो हाई पोस्ट जॉब थी वो किसने ले ली थी, ब्रिटिश ने ले ली थी। तो अब उन्होंने आर्मी के अंदर भी अपना इसी तरह से कब्जा जमाया। अब जब आर्मी भी उनके तहत हो गई तो फिर तो और कोई कंट्रोल नहीं ले सकता था। इकोनॉमिकल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज कहते हैं हाई टैक्सेस। अब वहाँ पे हर बंदा अपनी मेहनत मजदूरी करे, किसान है, ताजिर हैं, शॉपकीपर्स हैं, इन्होंने टैक्सेस बहुत हाई कर दिए कि इंसान अगर अब उसकी आमदनी इतनी है लेकिन टैक्सेस इतने होते थे कि उसकी जो इनकम या उसको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो टैक्सेस में चला जाता था। और ऐसा करने की वजह क्या थी कि वो अमीर ना हो, अमीर होंगे तो और वो बहुत सारी सहूलतें ले सकते हैं, उनका असर ज्यादा हो सकता है, मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं और भी तालीम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अब जब वो गरीब होंगे, उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो बहुत सारे काम वो वैसे ही नहीं कर सकेंगे, वो एक फ्रस्ट्रेशन वाली जिंदगी गुजारेंगे जिससे जिसकी वजह से वो अंग्रेजों के बराबर नहीं आ सकेंगे। तो ये भी एक रीजन थी इकोनॉमिकल इश्यूज क्रिएट करने की, जो कि जानबूझ के क्रिएट किए गए थे। टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए थे, सबसे ज्यादा किसानों के लिए मसला था। वो वैसे ही बेचारे गरीब होते हैं, जितना कमाते हैं वही खाते हैं, ठीक है, उनके पास सेविंग करने का कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे टैक्सेस इतने दे दिए गए कि जो वो खाते पीते थे या जो उनकी बचत होती थी अब वो भी नहीं हो पा रही थी, और वो मजीद जो है गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे, मुस्लिम एंड हिंदू। लेकिन इस वॉर का एंड क्या हुआ, इस वॉर का एंड ये हुआ कि मुसलमानों और हिंदू दोनों ने इस वॉर को हार दिया, हार गए थे वो इस वॉर में। और जो है वो ब्रिटिश से नहीं जीत सके थे, और उसकी वजह यही थी कि उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं था, या उनकी कोई लीडरशिप नहीं थी। हर मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो, सब अपने अपने तौर से चल रहे थे। इनके अपने अंदर अंदर जमाते थी कि कोई कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि इनको इनका लीडर नहीं मिलता। दे डिड नॉट हैव एनी लीडर।
जो उनको सपोर्ट करे, जो उनको गाइड करे कि अब क्या करना है, जिसको तमाम कानूनी पेचीदगियां भी पता हो, और जिसको जो है इनके राइट्स और इनके जज्बात का भी एहसास। जब तक लीडरशिप नहीं होगी तो पूरे टीम मेंबर, हर टीम मेंबर की कोई ना कहीं किसी बात के ऊपर कह लें कि तकरार हो सकती है, या जो राय है वो सही है या नहीं है, इस चीज को फॉलो करना है या नहीं करना। हर ग्रुप के अंदर 3 से 4 ओपिनियंस हो सकती है, लेकिन कौन से ओपिनियन को फॉलो करना है काम किसका होता है, लीडर्स का होता है। बट दे डिड नॉट हैव लीडर्स, दैट्स व्हाई दे लॉस्ट दिस वॉर। These are the causes of these are the reasons, and now we will discuss the causes of failure. ये किस चीज के रीजन थे, इस चीज के रीजन थे कि किस वजह से 1857 की जो इंडिपेंडेंस वॉर है वो लड़ी गई, और मुसलमान, हिंदू और सिख जो है वो सब एक हो गए थे, और किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन वो फिर भी हार गए थे। और वजह उसकी यही थी कि जो है वो माशी तौर पे भी, तालीमी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी हर तरह से बहुत ज्यादा नीचे आ चुके थे। तो उनके अंदर एक ये होता है ना, बंदा अपने लेवल वाले से मुकाबला करता है, उनके अंदर ये सकत नहीं थी। आप ये समझ लेंगे एक चींटी और हाथी की लड़ाई थी। हाथी जो थे वो ब्रिटिश थे, और चींटी जो थे वो ये मुसलमान। वो तादाद में तो ज्यादा थे, लेकिन इनके पास कह लेंगे तालीम की कमी थी, और इनके पास आवाज उठाने का चांस इनको नहीं मिल सका था। ये अगर चांस मिला तो ये अवेयर नहीं हो सके थे, क्योंकि इनको लिए वो हाथी बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसको वो देखने, या ये कह लेंगे उस पे सैर करना चाहते थे हाथी में बैठ के। अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ फेलियर। किस चीज के फेलियर, कि वो 1857 की जंग आजादी में मुसलमान या हिंदू क्यों है। लीडरशिप, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा क्या था, लैक ऑफ लीडरशिप। कोई इनको लीड नहीं कर रहा, कोई इनको गाइड नहीं कर रहा था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अब जैसे अब यहाँ पार्टीज होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर गाइड कर रहे होते हैं ना, जो भी इनका डिफरेंट पार्टीज बनी हुई है, हर पार्टी का कोई ना कोई लीडर है, और लीडर अगर अवेलेबल नहीं होता तो उनका कोई वाइस या कह लेंगे असिस्टेंट होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है पार्टी का, कि अगर लीडर किसी सूरत में मौजूद नहीं है या आपको जवाब नहीं दे सकता, तो आप जो है इन पार्टी के इन 1-2 लोगों से राब्ता करके सजेशन ले सकते हैं, कोई एक्ट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको जो है वो लीडर्स नहीं मिलता है। रिसोर्सेज, एजुकेशन, स्ट्रेटेजी एंड इम्पैक्ट। अच्छे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यानी कि अब सारी बातें, जब आपने एक जंग लड़नी है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। उसके लिए आप किस तरह की जंग है, क्या वो तालीमी जंग है, क्या वो जंगी जंग है। अगर जंगी जंग है तो असलहा चाहिए, तालीमी जंग है तो आपको अदीब चाहिए, लिखने वाले चाहिए, और लिखने के लिए आपको कागज, पेन, इन सब चीजों की वाफिर मिकदार चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिशर चाहिए। तो ये सारी रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल नहीं होते। दूसरी बात एजुकेशन, एजुकेशन में आपने टीचर्स हायर किए हैं, पढ़ा रही है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन में क्या मसाइल थे, कौन सी एजुकेशन, उर्दू एजुकेशन लें या इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, ब्रिटिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश तो अंग्रेजी वहाँ पे फैलाना चाहते थे, और मुस्लिम्स जो थे वो अरबी, फारसी, उर्दू इन जबानों के ऊपर थे। हिंदू भी इसी तरह की जबान अपनी हिंदी जबान के ऊपर थे। तो सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो जबानों का था कि तालीम कौन सी जबान में दी जाए। अगर तमाम उन्होंने जो करते जा रहे थे वो इंग्लिश में सब चीजें, तो उससे मसला क्या हो रहा था कि हमारे जो मुसलमान और हिंदू थे उस वक्त के, वो इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि वो इन चीजों को समझ पाए। जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही थी, या जो भी हाई एजुकेशन थी, वो सब आ रही थी इंग्लिश में, और कोई इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा था, या इसमें मसाइल थे। ठीक है, और उर्दू भी थी। उर्दू को लश्करी जबान क्यों कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन था, मुझे अभी भी अचानक मेरे जहन में आया कि भाई उर्दू को लश्करी जबान कहा जाता है। ये हम अपने कोई 9 मैट्रिक के बोर्ड के पेपर से पढ़ते थे, और उसकी वजह क्या थी कि डिफरेंट कौमों के लोग, डिफरेंट सूबों के लोग सब एक जगह हिज्जत करके जमा हुए। कोई किसी की कोई लैंग्वेज थी, किसी कोई लैंग्वेज थी, तो कोई लफ्ज किसी की लैंग्वेज में ज्यादा फेमस हो गया या ज्यादा अच्छा लगा बोलने में, तो सब उसको बोलने लग गए। इस तरह करते करते सेंटेंस बनते गए, और उर्दू क्या हो गई, वो एक कलेक्शन हो गई ऑल लैंग्वेजेस की, अरबियन, पर्शियन,
राजस्थानी, इन सब की कलेक्शन होंगे उर्दू जबान। इसलिए फिर इसको जो है राइट मिल गया किस चीज का, उर्दू, सॉरी, राइटर होने का राइट। स्ट्रेटेजी, मैंने बताया लीडरशिप नहीं थी, अब लीडरशिप नहीं होती तो स्ट्रेटेजी भी नहीं होती, तो वो ये लोग भी लड़ रहे थे, कर रहे थे, सब कुछ कोशिश है अपनी, लेकिन इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि अगर हमारा प्लान ए फेल हो गया तो हम प्लान बी पे क्या, हम प्लान बी अपना सामने रखें और प्लान बी पे एक्ट करें, लेकिन उनके पास प्लान बी कुछ होता ही नहीं था, उनके पास प्लान ए भी कंप्लीट नहीं होता था, तो इस वजह से उनकी स्ट्रेटेजीज फेल होती गई। इम्पैक्ट हिंदूज कंबाइंड विद ब्रिटिश, लेकिन आखिर में इम्पैक्ट क्या हुआ, हिंदूस ब्रिटिश ने कुछ ऐसी चाल चली कि जो आपके इनके जो हिंदूस थे, और जबान की वजह से भी, जो जबान का झगड़ा था कि हिंदू चाहते थे कि संस्कृत जो है उस जबान को वहाँ का जो है नेशनल जबान बनाई जाए, और मुसलमान चाहते थे मुसलमानों की जबान को बनाया जाए। अब इतने अरसे से तो हिंदू इनके साथ साथ थे, लेकिन जबान पे आके या लैंग्वेज पे आके जब लड़ाई हुई, तो उस टाइम पे सर सैयद अहमद खान को इस बात का अंदाजा हो गया कि वो, या उनको ये बात रियलाइज हुई कि जो उनका इतने दिनों से तो साथ दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जबान की वजह से साथ छोड़ सकते हैं, तो वो बाकी और चीजों में किस तरह से इनका साथ निभाएंगे, या और जगह भी वो हमको धोखा दे सकते हैं। तो फिर यहाँ से सर सैयद अहमद खान ने आज़ादी के बारे में सोचा कि क्यों ना अब हमें अपने मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री बनाना चाहिए, जहाँ उनको उनके राइट्स मौजूद हों, उन्हें अलग से कोई अपने लिए कुछ करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि तमाम राइट्स इसी तरह के मौजूद हों, ये सब लोग उसमें काम वाम कर सकें। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिए, रीजन, स्ट्रेटजी, सब चीजें हमारी डिस्कस हो गई। अब हम चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ अलीगढ़ मूवमेंट का, बाकी तो हमारे पास आगे के लेक्चर्स में और ज्यादा मूवमेंट्स वगैरह हम सब डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान बनने के लिए जरूरी थी। यहाँ पे मैं अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान की डिस्कस कर रही हूँ। ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, आपने लाजमी इनको डिटेल में स्टडी करना है। फोकस, अच्छा, सर सैयद अहमद खान का क्या था यहाँ पे फोकस, अलीगढ़ मूवमेंट जो स्टार्ट की उन्होंने, वो कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक एजुकेशनिस्ट मूवमेंट थी, जिसके अंदर इनका जो समझ ले बेसिक था वो क्या था, एजेंडा, कि मुसलमानों को एजुकेटेड करना। उनका एक ख्याल था कि मुसलमान जो जंग आजादी हारे हैं वो अवेयरनेस की कमी की वजह से, वो अपनी एजुकेशन की कमी की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस और की वजह, कमी की वजह से, या सबसे पीछे रह जाने की वजह से हारे हैं। तो अब मैं इनका लीडर हूँ और अब मैं इनको गाइड करूंगा कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, तो वो इस तरह से जीतेंगे। सो सर्विसेज क्या थी इसकी, एजुकेशनल सर्विसेज क्या प्रोवाइड की, मैंने उन्होंने एजेंडा तो बना लिया कि एजुकेशनल सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे, या उसकी बहाली के लिए काम करेंगे, या मुसलमानों के लिए काम करेंगे। सबसे मेन चैलेंज तो इसमें यही आ गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन ये देना चाह रहे थे इंग्लिश में, क्योंकि तमाम लिटरेचर जो था वो इंग्लिश में मौजूद था। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने सर सैयद अहमद खान को ही गलत समझना शुरू कर दिया, कि उनको ये लगा कि ये कोई ब्रिटिश के ही साथ देना चाह रहे हैं, इसलिए ये इनकी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए बाद में फिर क्या किया गया, जो एजुकेशनल कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस या कह लें कि पार्टीज या कॉन्फ्रेंस बनाई गई और रखी गई, फिर उसके ऊपर तमाम जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो आके बैठ जाए। उन्होंने यहाँ पे स्कूल्स बिल्ड किए, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, साइंटिफिक सोसाइटी का काम कहता है ट्रांसलेट इंग्लिश लिटरेचर टू उर्दू। इंग्लिश के अंदर जितनी भी लेटेस्ट बुक्स थी, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजियस रिलेटेड हो, चाहे वो माशरती या सोशली कोई भी किसी भी बात से रिलेटेड हो, लेकिन उन्होंने कुछ बुक्स हाईलाइट की, जिसको जो आपकी इनकी जो सोसाइटी थी वो ट्रांसलेट करती थी इंग्लिश में।
फिर जब ये हो गया, साइंटिफिक सोसाइटी बन गई और स्कूल भी बिल्ट हो गए, उसके बाद उन्होंने बनाया एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, स्पेशली मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। इस कॉलेज का काम क्या था, ये इस कॉलेज का जो कह लें कि ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुसलमानों को इस्लामिक एंड वेस्टर्न दोनों एजुकेशंस प्रोवाइड करना। कौन सी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी, और मुसलमानों की अपनी लैंग्वेज यानी कि उर्दू या फारसी या अरबी लैंग्वेज के अंदर।